असम के शाही परिवारों का समाधि स्थल को विश्व की धरोहर का दर्जा दिया गया है। पिरामिड जैसा असम का शाही कब्रिस्तान बन गया है विश्व की धरोहर और इतिहास का हुआ है सम्मान। पूर्वोत्तर से पहली बार कोई पूरा संपदा यूनेस्को की सूची में है। अहोम राजवंश की मोइदम टीला दफनाने की प्रणाली की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। चलिए अब विस्तार से जानकारी लेते हैं। असम में शाही परिवारों का कब्रिस्तान यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। केंद्र ने कहा कि यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। विश्व धरोहर समिति ने शुक्रवार को मोइदम को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये भारत के लिए सौभाग्य का दिन है। पहली बार भारत में वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक आयोजित की जा रही है और भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। असम में अहोम युग के मोइदम को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिससे यह पूर्वोत्तर की पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई, जिसे यह प्रतिष्ठित टैग मिला है। शुक्रवार को नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति के सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया। 4 जुलाई को मोइदम को वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया। असम के चराईदेव में स्थित मोइदम अहोम राजाओं और रानियों के दफन स्थल है। मोइदम नाम ताई शब्द फ्रांग में डम या मेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है दफनाना और मृतकों की आत्मा। ये मिस्र के पिरामिडों और मध्ययुगीन युग के असम के कलाकारों और राजमिस्त्रियों की शानदार वास्तुकला और विशेषज्ञता के माध्यम से देखे जाने वाले आश्चर्य के पदार्थों के बराबर है। मोइदम गुंबददार कक्ष चेलाली होते हैं, जो अक्सर 2 मंजिला होते हैं, जिनमें प्रवेश के लिए एक मोहराबदार मार्ग होता है और मार्ग होता है। अर्धगोलाकार मिट्टी के टीलों के ऊपर ईंटों और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार टीले के आधार को एक बहुकोणीय पैर की दीवार और पश्चिम की ओर एक मेहराबदार प्रवेश द्वारा सुदृढ़ किया गया है। मोइदम असम में अहोम राजवंश के शासकों द्वारा 13वीं से 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक बनाए गए अद्वितीय न्यूनतम दफन टीले हैं। इनका उपयोग ताई अहोम राजवंश द्वारा किया गया था, जिसने लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया था। वे मुख्य रूप से अहोम राजाओं, रानियों और कुलीनों के लिए दफन स्थल के रूप में काम करते हैं। तिजोरी के अंदर मृतकों को उनके सम्मान, जिसमें कपड़े, गहने और हथियार शामिल हैं, के साथ दफनाया जाता था। दफन में कीमती सामान और कभी-कभी जीवित या मृत परिचारक भी शामिल होते थे। हालांकि लोगों को जिंदा दफनाने की प्रथा को बाद में राजा रुद्र सिंह ने समाप्त कर दिया था। मोइदम पूरे ऊपरी असम में पाए जाते हैं, जिसमें चराईदेव पहले अहोम राजधानी मुख्य कब्रिस्तान है। दफनाने की यह परंपरा पहले अहोम राजा चेलुंग स्यूकाफा से शुरू हुई थी, जिन्हें चराईदेव में दफनाया गया था। हालांकि समय के साथ हिंदू धर्म के प्रभाव के साथ अहोम ने अपने मृतकों को शुरू कर दिया। मोइदम दफनाने का अभ्यास अभी भी कुछ पुजारी समूहों और चाओ डांग कबीले शाही अंगरक्षक द्वारा किया जाता है। असम के चराईदेव इलाके के शिवसागर शहर से 28 किलोमीटर दूर अहोम युग 1228 से 1826 के मध्य मोइदम शाही कब्रिस्तान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर से पहली बार किसी धरोहर को इस सूची में जगह मिली है। इसके साथ ही सूची में भारतीय धरोहर की संख्या 43 हो गई है। इससे पहले एशिया के किसी कब्रिस्तान को विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है। मोइदम पिरामिड जैसे टीले नुमा संरचनाएं हैं, जहां ताई अहोम राजवंश के सदस्यों को उनकी प्रिय चीजों के साथ दफनाया जाता था। ताई अहोम राजवंश ने असम पर करीब 600 साल शासन किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, जिसे आइकोमोस कहते हैं, ने मोइदम को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। मोइदम मध्यकालीन युग के असम के कलाकारों की वास्तुकला और विशेषज्ञता का नमूना भी है। ये टीले पूरे ऊपरी असम में पाए जाते हैं, जहां अहोम की पहली राजधानी चराईदेव है। चीन से आई थी ताई अहोम जनजातियां। अहोम मोइदम का क्षेत्रफल 95.02 हेक्टेयर, जबकि बफर जोन 754.511 हेक्टेयर है। चराईदेव के मोइदम में अंदर 90 संरचना ऊंची भूमि पर हैं। इन्हें ईंट, पत्थर, मिट्टी से टीले जैसा बनाया गया था।
इनमें अष्टकोणीय दीवार के केंद्र में मंदिर है। ताई अहोम जनजातियों चीन से असम आई थी। इनके राजाओं और रानियों का कब्रिस्तान होने के कारण इस जगह को काफी पवित्र माना जाता है। छोटे टीले से लेकर बड़ी पहाड़ियों तक मोइदिन में 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में एक कमरा या वॉल्ट है जिसमें सब रखा जाता था। दूसरा हिस्सा कमरे को ढकने वाला अर्धगोलाकार टीला है और तीसरा हिस्सा शीर्ष पर ईंट की संरचना है जिसे चाओ चाली कहा जाता है। मोइतम का आकार छोटे टीले से लेकर बड़ी पहाड़ियों तक है। भारत जो है पहली बार 4 जुलाई 2024 में नई दिल्ली में होने वाले इस सत्र की मेजबानी भी कर रहा था। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 128 देशों की 1199 संपत्तियां शामिल हैं। मोइदम है क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये असम के चराइदेव जिले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के लिए बनी कब्रगाह है जो 13वीं से 19वीं शताब्दी में बनी थी। इनका निर्माण मुख्य रूप से इन सब मिट्टी, ईंट और पत्थर से ही किया गया, स्वाभाविक बात है। बाहरी संरचना में आमतौर पर मिट्टी का एक टीला होता था जो अक्सर ईंट या पत्थर की दीवारों से घिरा होता था। इसमें अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के सदस्यों के पार्थिव अवशेषों को दफनाया जाता था। 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपनाया और चराइदेव में दाह संस्कार की बची हड्डियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया। अहोम राजवंश की ये दफन पद्धतियां चीन के प्राचीन शाही मकबरों और मिस्र के फिरौन के पिरामिडों से तुलनीय हैं, यानी कि उनकी लगभग तुलना की है। अहोम साम्राज्य के बारे में मुख्य तथ्य क्या है और क्या है उनका परिचय जरा समझ लें। अहोम साम्राज्य की जो स्थापना है 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी और लगभग 600 वर्षों तक उसकी संप्रभुता बनाए रखी गई। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी के शासक छोलुंग सुक्फा ने वर्ष 1253 में की थी। चराइदेव उनकी प्रारंभिक राजधानी थी जो गुवाहाटी से 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित थी। अहोम राजवंश ने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। ये बात जब तक कि वर्ष 1826 में यान्डबू की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने असम पर कब्जा नहीं कर लिया था, यानी कि जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तभी उसका नष्ट मतलब उसका शासन खत्म हुआ। अब उसने क्या राजनीतिक व्यवस्था की थी। अहोम ने भूया जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर एक नया साम्राज्य स्थापित किया। यह राज्य बलात् श्रम पर निर्भर था। राज्य के लिए से प्रकार का श्रम करने वालों को पाइक कहा जाता था। अगर समाज की बात करें तो अहोम समाज कुलों या खेमों में विभाजित था। एक खेमे के तहत प्राय कई गांवों को नियंत्रित किया जाता था। अहोम साम्राज्य के लोग अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया क्योंकि भाई उसके घर में रहना है, क्योंकि चाइना से आए थे ना ये। हालांकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अब उसकी सैन्य रणनीति समझ लीजिए। अहोम सेना की पूरी टुकड़ी में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार, घुड़सवार सेना, जासूस शामिल थे और मुख्य युद्ध मतलब उसमें तीर, धनुष, तलवार, भाले, बंदूक, बारूद वाले आग्नेयास्त्र और तोपें भी शामिल थी। अहोम जो सैनिक होते थे वो गुरिल्ला युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र में नौका सेतु बनाने यानी कि बोट ब्रिज बनाने की तकनीक भी उस जमाने में हासिल कर ली थी। लाचित वोडफुकन के नेतृत्व में अहोम नौसेना ने सन 1671 में सराय घाट के युद्ध में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राम सिंह प्रथम की कमान वाली मुगल सेना को हराया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित वोडफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता था। यह पदक वर्ष 1999 में रक्षा कर्मियों को वोडफुकन की वीरता और बलिदान का अनुकरण करने के क्रम में प्रेरित करने हेतु शुरू किया गया था। अब समझ लें कि शाही मैदान की कहानी क्या है। शाही मैदान केवल असम राज्य के चराइदेव में पाए जाते हैं। ये चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल है। इन जनजातियों के राजाओं ने जो कि 12वीं से 18वीं ईस्वी के बीच उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानियां स्थापित की थी। इससे पहले एशिया में किसी कब्र स्थल को विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसे विश्व धरोहर घोषित कराने के लिए भारत सरकार पिछले 10 साल से प्रयासरत थी। ये थी खास बात। और इसकी तकनीक देखिए, जो 8 दिशाओं के आधार पर बने हुए उसी तरह के पिरामिड थे, लगभग वैसे ही जैसे कि मिस्र के पिरामिड हैं। तो ये खास बात। और चाइना, क्योंकि चाइना से आई हुई ये जनजाति है तो नेचुरली बात है कि उसका असर तो आना ही था और इसीलिए ये धरोहर जो बन के तैयार हो गई और 1826वीं शताब्दी में ये चली गई।
यानी कि नष्ट हो गई। इसके साथ ही ये जो कब्रिस्तान हमको दे गई धरोहर के रूप में, वो इतिहास एक गवाह बन गया और विश्व धरोहर के रूप में अब पूरी दुनिया जानेगी। हालांकि इसीलिए शायद हो सकता है कि चाइना कभी कभी कहता भी है कि एनईआर हमारा है, शायद इसीलिए कि उनके घर के लोग हमारे घर में आकर बस गए थे। जमीन तो उनकी नहीं थी, लेकिन बस गए थे तो सोचा शायद अंग्रेजों की तरह, लेकिन अंग्रेजों ने मार भगाया, तो इसलिए फिर उसका औचित्य बैठता नहीं है। इसका मतलब नहीं आप किसी के घर में जाके बैठ जाओ तो घर उसका हो गया। इसलिए चाइना को ये बात सोचनी और समझनी चाहिए। यही था कब्रिस्तान का विज्ञान और विश्व धरोहर की इस गाथा का इतिहास।